नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज, जिनके हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स, उनके आंसर राइटिंग और एवेल्यूएशन और टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। इस वीडियो में प्रमुखतः 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है करंट अफेयर से, जो हाल ही में लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो लक्षद्वीप में विरोध चल रहा है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल कचोट पटेल, उनके द्वारा जो उठाए गए कुछ नियम हैं, कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखें किस तरह से यूनियन टेरिटरीज़ में और खास करके जो कोस्टल टेरिटरीज़ हैं उनमें किस तरह से जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, किस तरह का जो नियम पास हुआ है और लोगों को इससे समस्याएं क्या हैं, और किस तरह से वहाँ की जो लोकल हिंड्रेंस है, जो लोकल नैसर्गिक व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं से एक चैलेंज हो रहा है। मॉडर्न इंडिया से प्रश्न लिया हमने कि भारत में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारत के इतिहास में अब तक के जितने भी किसान मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं, उनका एक समरी। इंटरनेशनल रिलेशन में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ एंड इंडिया, हालिया में जो आप देखेंगे कि कश्मीर के खिलाफ इनका एक स्टैंड रहता है, और किस तरह से जो इजराइल पैलेस्टाइन जो इशू चल रहा है उस पर किस तरह से OIC की नाकामी हो चुकी है, क्योंकि उसमें भी जो मुस्लिम देश हैं वो आपस में बटे हुए हैं। तो भारत को इसका क्या अवसर मिल सकता है और भारत के साथ OIC के संबंध अब तक के कैसे रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा की गई है। इंडियन पॉलिटिक्स से हमने दिया है जुडिशियल पेंडेंसी। आपको पता है कि 2 वर्षों से या 2 वर्षों के अधिक समय से कोविड लॉकडाउन चल रहा है, और इस वजह से जो फिजिकल हेयरिंग है, खास करके कोर्ट में, कोर्ट केसेस की पेंडेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, लंबितता जो है मामलों में ज़्यादा बढ़ रही है। और किस तरह से ये लंबितता अगर आगे चलकर सॉल्व नहीं हुई तो और ज़्यादा जो पहले से ही कोर्ट केसेस लंबित हैं वो और ज़्यादा संख्या में बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हमें इसका उपाय ढूंढना चाहिए, इस पर एक प्रश्न लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में जो विकास प्राधिकरण है, कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने के कुछ नियमों पे, कुछ कानूनों पे लोकल लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो और आप देखेंगे कि 90 या 98% से ज़्यादा जो है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भी ट्राइबल मुस्लिम यानी कि जनजातीय मुस्लिम आबादी है, और उसने इसका विरोध किया है। क्यों किया है और उसको लेकर चिंताएँ क्या है, उसके बैकग्राउंड पर हमें डिस्कस करना है। तो बैकग्राउंड बता देंगे कि हाल ही में जो ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी जो रेगुलेशन है, जो एक नया ड्राफ्ट पास किया गया है, नया ड्राफ्ट बनाया गया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल कचोट पटेल जो वहाँ पर हैं, उनके द्वारा। और उसी ड्राफ्ट के तहत एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। आप देखेंगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी जो एक डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम जो होता है वो डेवलपमेंट बॉडी या डेवलपमेंट अथॉरिटी का होता है। जिस तरह से दिल्ली में DDA का आप नाम काफ़ी सुनते होंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह की जो बॉडीज़ होती हैं उसको किसी शहर में, किसी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विशेष करके अर्बनाइजेशन का जिम्मा दिया जाता है। किस तरह से लैंड डेवलपमेंट होगा, किस तरह से मार्केट, हाउसिंग, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, ड्रेनेज, इस तरह के जो डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम जो है ऐसे ही डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है। लेकिन ये लक्षद्वीप के जो स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है, और इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को ये शक्ति देता है जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है। ठीक है, तो जो यूटीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश होता है, उस प्रदेश में जो 2 तरह के हेड होते हैं। पहले जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, जिस तरह के जो पुडुचेरी हो गया या दिल्ली हो गई, उसमें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर LG होते हैं। और जिनमें विधानसभा नहीं होती, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर जिन यूनियन टेरिटरीज़ में, जिन यूटीज़ में विधानसभाएं नहीं होती, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम करते हैं, और राष्ट्रपति जी जो है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर काम करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो
केंद्र सेंट्रल कैबिनेट के बिहाफ पर काम करते हैं और इसीलिए ये उन सरकारों को यानी कि सीधे सीधे केंद्र सरकारों को प्लानिंग और योजना और विकास के प्राधिकरण की शक्ति देता है। और ये वो भी शक्ति देता है खास करके जो LDA है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि पुराने रूप से उस शहर में, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में, उस जगह पर अगर कोई पुराने रूप से कोई विकास कार्य या निर्माण कार्य या बांध काम किया हुआ है और वो एक खराब लेआउट तथा अप्रचलित विकास यानी कि बैड लेआउट और ऑब्सोलीट डेवलपमेंट का प्रतीक है और कहीं से वो ऑब्सोलीट है, वो हिंडर कर रहा है वहाँ के डेवलपमेंट को, तो उसको ये कैटेगराइज करके उसे तोड़ने का या उसे वहाँ से हटाने का या विस्थापित करने का भी अधिकार देता है। और यही सबसे बड़ा विरोध का पॉइंट बना हुआ है, ताकि क्योंकि इसमें ये उनको डर लग रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों को या स्थानीय निवासी को कि उनके पहले से बनाए गए घर, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बैड लेआउट और ऑब्सोलीट डेवलपमेंट में, खासकर जो रियल एस्टेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके दबाव में आकर इन जगहों को वो बैड लेआउट में रख देंगे और फिर अंततः इनको या तो वहाँ से हटा दिया जाएगा या विस्थापित कर दिया जाएगा और अनमाने ढंग से कंपनसेशन देकर उनको उन्हीं के ज़मीन से हटाकर ये सारी ज़मीन जो है वो रिसोर्ट को दी जाएगी, ताकि लक्षद्वीप भी जो है वो मालदीव से कंपटीशन कर सके। सो अथॉरिटी जो होगी वो क्या होगी, एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेट की तरह काम करेगी, जिसमें 3 जो एक्सपर्ट होंगे वो गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे और बाकी के जो उसमें कुछ लोकल अथॉरिटी या लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी लिया जाएगा। खास करके जो वहाँ पर कैंटोनमेंट एरिया है, जो मिलिट्री कैंटोनमेंट, जो छावनी का क्षेत्र है, उन छावनियों में जो इस तरह का LDA की कोई अधिकार नहीं होगी, यानी कि जो लक्षद्वीप में जो नेवी का बेस है या आर्मी का बेस है या एयरफोर्स का जो भी बेस है या कैंटोनमेंट एरिया है, उन पर इसकी कोई शक्ति नहीं होगी। उन पर जो है वो लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण जो है उस पर कोई किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन बाकी की जगहों पर वो उसके पास पूरा अधिकार है कि किसी से पुराने निर्माण को या पहले से बने हुए किसी बांधकाम को या निर्माण कार्य को वह बैड और यानी खराब लेआउट और विकास में बाधक बनाकर उसे वहाँ से हटा सकता है या विस्थापित कर सकता है। और यह एक्ट जो है वो डेवलपमेंट यानी विकास को परिभाषित भी करता है। अब सारे के सारा खेल इसी में है कि वो बताएगा कि किस कार्य को विकास कहते हैं और किस कार्य को विकास नहीं कहते। और इसने एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन लिया है, जिसमें बिल्डिंग बनाना है, इंजीनियरिंग, माइनिंग, खनन, ठीक है, किसी पहाड़ी से उसको हिस्से को काटना, लैंड कटिंग, कोई मटेरियल चेंज करना बिल्डिंग में, इन सब को डेवलपमेंट के डेफिनेशन में ले लिया है। और इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह को बैड लेआउट में कन्वर्ट किया गया या बैड लेआउट कैटेगराइज किया गया तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के रूप में हो सकती हैं। और क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है तो ये अंदाज़ा वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा लगाया जा रहा है कि वहाँ की रियल एस्टेट कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होटल के चेन के दबाव में आकर या उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये हमारे जगहों को बैड लेआउट और जो है विकास में बाधक स्थानों का तमगा देकर हमें वहाँ से विस्थापित कर देंगे। और जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है या लोकल फौना है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन करेंगे और उसमें मूलभूत परिवर्तन से वहाँ की प्रकृति को भी नुकसान पड़ सकता है और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके भी जीवन शैली में बदलाव होगा। और ये पूर्ण रूप से रियल एस्टेट या बड़े बड़े होटल कारोबारी के दबाव में किया जाएगा और इसी का वहाँ पर भारी विरोध हो रहा है। लोगों की चिंताएं वही हैं, खासकर कि जो वहाँ पर 94.8% जो लोग हैं वो मुख्यतः क्या है, शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो है जनजाति लोग हैं और वो भी उनका जो धर्म है वो मुस्लिम जनजाति। इससे पूर्व भी कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे नियम पास हो चुके हैं जिससे लोगों का शंका जो है इनके इस खास करके जो अभी प्रेजेंट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं महोदय, उनका नाम प्रफुल्ल कचोट पटेल है, उनके खिलाफ और केंद्र की सरकार के विपरीत है। जैसे कि एक गुंडा एक्ट उन्होंने पास कर दिया, तो उस गुंडा एक्ट के तहत जो है वो किसी को भी सरकार जो है वो पुलिस बिना पूछताछ के उठाकर अंदर रख सकती है, इसलिए कि वो आगे चलकर कोई जो है वो क्राइम या गुंडा जैसे हरकतों में शामिल हो सकता है, गुंडागर्दी में शामिल हो सकता है या फिर किसी विकास कार्य में बाधा बना सकता है। उसके अलावा बीफ पैन का जो प्रावधान है। तो इस तरह से जो चीज़ों को लग रहा है वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे करके पहले हमारे कल्चर में फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फिर हमारे समाज में, और अंततः आप हमको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारी जो ज़मीन है वो खास करके किसको दे दी जाए, बड़े बड़े होटल चेन्स को, और वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर आप वहाँ की प्रकृति से छेड़छाड़ करें और हमें हमारे ही ज़मीन से निष्कासित कर दें। ठीक है, प्रपोजल टू ब्रिंग द, अब इसमें क्या है कि एक और नियम बनाया गया है कि जो रियल एस्टेट है, ठीक है, जो
अचल संपत्ति वाले जो विकास प्रावधान है, ट्रांसफर डेवलपमेंट है, उसको एक हस्तांतरी विकास अधिकार दिया गया है ताकि वो जो आइलैंड के लोगों को, यानी कि कोई ज़मीन या भूभाग आराम से खरीद या बेच सकने में उसमें सुगमता हो। और इसी के कारण उनकी शंकाएं जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ की जो है वो भौगोलिक स्थितियाँ हो गई, भौगोलिक वास्तविकता हो गई या इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी हो गई, इसको नज़रअंदाज करके केवल और केवल मटेरियल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, जो कि न वहाँ के आने वाली ट्राइब्स के लिए, न वहाँ रहने वाले जनजातियों के लिए आने वाले समय में सुगम होगा, क्योंकि वहाँ की जो मरीन कल्चर है उसको आप कम्प्लीटली मटीरियलाइज कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि व्हाट इज़ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, क्या है? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप विद इंडिया, यानी कि भारत के OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ संबंध बताइए। उससे पूर्व OIC के ऑब्जेक्टिव बनाइए और हाल ही में जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू में इसकी नाकामी हुई और बहुत सी जगह में क्या इसकी रिलेवेंस आज भी उतनी है जितनी जब ये बनी थी तब। So OIC is formerly known as the Organization of the Islamic Countries and Conference, and that is why it is being understood and it is the most, यानी कि 57 देशों का यूनाइटेड नेशंस के बाद जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होता है उनमें इस्लामिक कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें 57 देश है, 57। और इसमें भाग लेने का क्राइटेरिया एकमात्र है कि आपको एक इस्लामिक कंट्री होना पड़ेगा। ओनली मुस्लिम कंट्रीज आर अलाउड टू बी द मेंबर ऑफ इस। और इसका जो बेसिक उद्देश्य, बेसिक मूल्य क्या था, तो इसका बेसिक उद्देश्य था टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए मुस्लिम समाज के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करना, यानी कि दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए या उसकी भावना से मुस्लिम दुनिया के, मुस्लिम जगत के, मुस्लिम पॉपुलेशन के हितों की रक्षा करना। यानी कि जब मुस्लिम हितों की रक्षा होगी तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसलिए हम मुस्लिम हितों की रक्षा करेंगे और साथ ही साथ ये इंश्योर करेंगे कि पूरे विश्व भर में ये पीस सिक्योरिटी बनी रहे। OIC ने अपने जो मेंबरशिप है उसमें केवल मुस्लिम बहुल देश ही एक उसका हिस्सा बन सकते हैं। रशिया, थाईलैंड और से बहुत से छोटे छोटे कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। अब इंडिविजुअली अगर देखें तो व्यक्तिगत रूप से जो OIC की कंट्रीज़ हैं, OIC के देश के साथ भारत के संबंध पहले से अच्छे चले आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हो या कुछ और देश जो अपने को आपको कम्प्लीटली फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक पाथ पर ले जाते हैं, उनके साथ रिलेशन को छोड़कर बाकी अन्य देश जैसे कि मालदीव्स हो गए या फिर बांग्लादेश है, इन सारे देशों से, इवन सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन OIC के, उनके साथ भी हमारे पर्सनल रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि OIC एक नैरेटिव से सेट हुआ है और कश्मीर जो है उसका एक लॉन्ग हेडेड मुद्दा रहता है, तो कश्मीर मुद्दे पर वो अपनी राग अलापते रहते हैं। अन्यथा अगर आप देखें तो पर्सनल लेवल पर हमारे सबसे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और उन देशों ने ये बात प्राइवेटली एडमिट भी किया है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए हमें OIC की राह पर केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि हम इसे जटिल नहीं बनाना चाहते। यानी कि जो OIC की राय है वो OIC की राय है, हमारी पर्सनल और इंटेलिजेंस राय, जो पर्सनल बायलैटरल रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है, वो अलग है और OIC की जो राय है वो अलग है। हम एज एन OIC मेंबर उसकी बात को भी समर्थन करते हैं, लेकिन भारत से जो है व्यापारिक और सामरिक रिश्ते दोनों बनाकर रखना चाहते हैं। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि आज के समय में, हाल के समय में जो OIC की जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंस है, वो उतनी नहीं रही, क्योंकि जो बेसिक इस्लामिक इंटरेस्ट है वो अब बढ़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में चला गया है। आज का जो नेशनल इंटरेस्ट काम करता है वो केवल और केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर काम करता है। अगर आपको कहीं से इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो आप उस संगठन या उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। अब OIC, पाकिस्तान और कश्मीर, तो लंबे समय से आप देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान डोमिनेटर रहा है और पाकिस्तान जो है उन OIC देशों में एकमात्र न्यूक्लियर आर्मर्ड कंट्री है, तो वो अपने आप को OIC का एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता रहा है और इसीलिए उनके इन्फ्लुएंस में आकर OIC जो है हमेशा एंटी कश्मीर बयान देता रहा है। उसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। बीच में हमारे एक बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी फ़खरुद्दीन अली अहमद को बुलाया भी गया था, लेकिन फिर बीच में पाकिस्तान के खलल से उन्हें फिर वहीं से बीच से रिटर्न कर दिया जाता है। उनकी जो है
रिटर्नमेंट जो अराइवल है, एक्सेप्टेंस, इनविटेशन को कैंसिल कर दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ह्यूमिलेशन की बात होती है। लेकिन उस वक्त भारत की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या फॉरेन स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं होती जितनी आज है। और ये हमें देखने को मिलेगा जब 2019 में वहाँ के OIC जब UAE में होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो सुषमा स्वराज जी को स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलवाया जाता है और पाकिस्तान विरोध करते ही रह जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है और इसका विरोध करने में वो उस मूवमेंट का, उस स्पीच का, मीटिंग का बॉयकॉट करता है फिर भी। यानी कि किस तरह से वो OIC जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जहाँ रहता था, उस OIC में भारत के विदेश मंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत होती है और उनकी प्रेजेंस, उनके इन्फ्लुएंस की, क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान का आज कोई भी किस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, केवल और केवल अमेरिका के लिए है, क्योंकि वह तालिबान को या अफ़गानिस्तान में कुछ अपने बेसिस को मेंटेन करना चाहता है। अन्यथा पाकिस्तान जैसा देश किसी के लिए भी कुछ खास इम्पोर्टेंट आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जब 370 वाला मुद्दा आया था, उसमें भी सऊदी अरेबिया हो या और भी अलग अलग देश हो, उन्होंने कभी भी खुल करके भारत का विरोध नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान चाहते थे। और इसी वजह से जो OIC का जो बेसिक एंटी इंडिया और एंटी कश्मीर स्टैंस है वो धीरे धीरे फेड होते जा रहा है। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज 2019 में से बुलाया गया है, तो जो पाकिस्तान का प्रभुत्व है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस OIC में कम होता हुआ दिख रहा है और बजाय इसके जो OIC के देश हैं वो भारत से अपने म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं। और क्योंकि आज का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो रहा है और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी जाना जाता है, खास करके जब पुलवामा अटैक के बाद बुलाना और पाकिस्तान की बात ना सुनकर भारत को तरजीह देना, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाना, ये हमारी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और आप देखेंगे कि UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, इन सारे देशों से उनके जो है प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार या द्वितीय नंबर पर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है गेस्ट ऑफ ऑनर, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड या सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है। तो इस तरह से इस्लामिक कंट्रीज़ अपना हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जब भारत के प्रधानमंत्री को देती हैं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ अब नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जो एक आर्थिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है, न कि बजाय इसके कि कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी, और जो बदलते हुए विश्व की एक सबसे बड़ी सबक है। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा देखा नहीं गया और भारत की जो है वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे अब बढ़ रही है। और OIC के रिलेवेंस, जैसे कि आज के समय में जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू है अल-अक्सा मस्जिद पर, उसमें भी आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, वो एक तरफ बटे हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, वो एक तरफ बटे हैं। तो अपनी OIC भी अपने अपने इंटरेस्ट में बचा है। और हाल ही के समय में जो नई जियोपॉलिटिक्स देखने मिल रही है कि तुर्की हो गया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ये 3 देश अब एक नए मुस्लिम जगत के रहनुमा लीडर बनना चाहते हैं जो सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान का एक अलायंस बन रहा है। और पाकिस्तान तो यहाँ तक इजराइल पर हमले की बात तक कर रहे थे, तो जिनके यहाँ अपने घर में कुछ खाने के लिए नहीं है वो दूसरों के लिए युद्ध लड़ने वाले हैं। तो इस तरह से मुस्लिम जगत का लीडर बनने के लिए, सऊदी अरेबिया को चैलेंज करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया समय समय पर हार्ड लाइन स्टैंड देते दिखाई देते हैं। इसके अलावा और जितने भी देश हैं OIC में, वो कभी भी एंटी इंडिया स्टैंड ज़्यादा हद तक चढ़कर, खासकर कि आप देखेंगे कि 2000 या 2012 के बाद से कभी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी या इंटरनल मैटर पर वो नहीं बोलते, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बनस्पत पाकिस्तान के मुकाबले। अगला प्रश्न देखते हैं कि पीजेंट मूवमेंट, भारत में अब तक के हुए किसान मूवमेंट के बारे में चर्चा करनी है। तो उसका बैकग्राउंड दे देंगे कि जितने भी किसान आंदोलन हुए वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में हुए और 18वीं और 19वीं सदी के बीच में ये सारे के सारे मूवमेंट, ये सारे आंदोलन का एकमात्र पर्पज़ ये था कि जो पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था, यानी जो आप देखेंगे जो कॉर्नवालिस, जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आते हैं, ज़मींदारी, रैयतवारी, महालवारी, इन तरह के सिस्टम्स में जो बेसिकली इनके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट, किस तरह से अंग्रेज़ों को जो है महत्तम लाभ मिले और बाद में जो किसान है या खेतिहर मजदूर है वो दब के मर जाए या कुचल के मर जाए या ऋण देने में मर जाए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना हाईएस्ट पेड रेवेन्यू जो उन्हें देता था उसे ज़मीन को नीलाम कर दी जाती थी और वो ज़मींदार बदले में अपने रेवेन्यू चुकाने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए नीचे किसान और खेतिहर मजदूरों पर जुल्म करते थे, उनसे
मनमाना टैक्स वसूल करते थे और जिससे उनकी समस्याएं बढ़ती जाती थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन तरह के मूवमेंट्स में, इन तरह के आंदोलनों में न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद बल्कि बड़े बड़े ज़मींदार और साहूकारों के खिलाफ भी एक उग्र भावना होती है और कहीं कहीं पर ये जो है वो वायलेंट रूप, हिंसक रूप भी ले लेता है, जिसका आपको रिजल्ट बहुत सारे मूवमेंट में देखने को मिलेगा। अब इसके मुख्य कारण क्या थे? तो पहला था कि जो पीजेंट्स है, जो खेती किसानों को उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा था। तो जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हुआ, हर बार उनके ज़मींदार बदल जाते थे और उसकी वजह से अगर वो अपने कर रेवेन्यू देने में नाकाम रहते थे, राजस्व देने में अगर नाकाम रहते थे, तो उन्हें उनकी ज़मीन से हटा दिया जाता था और इस तरह से उन पर जो है साहूकारों द्वारा अत्यधिक अत्याचार हो रहे थे। पीजेंट ट्रेडिशन, जो हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तकला हो या शिल्पकला हो, उसको पूर्ण रूप से जो है बंद कर दिया गया था। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उसको ला दिया गया था। हमारी सारी कला को, हमारी आत्मनिर्भरता को ख़त्म कर दिया था ताकि हमें एक डिपेंडेंट, ठीक है, पराधीन उपभोक्ता बनाया जा सके और हम अंग्रेज़ी सामान, ब्रिटिश फैक्ट्री में बने गए सामान का उपभोग करें और जो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म बढ़े और हमारी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है, सेल्फ रिलायंस है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाए ताकि हम सदा के लिए उनसे सामान खरीदते रहें, वो भी उनकी बताई हुई कीमतों पर और उन्हीं के लिए काम करके, यानी काम भी हमें करें, सामान भी हमें खरीदे और वो भी उनके तय की हुई कीमत पर। और इस तरह से न केवल वो हमारा राजनीतिक बल्कि आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। द ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज टेकन बाय द प्रेजेंट ड्यूरिंग जमींदारी सिस्टम जब लाया गया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, तो जो किसानों के पास जो मालिकाना हक था उसे हटाकर ज़मींदारों को दे दिया गया, बल्कि उस शर्त में कि किसी 5 वर्ष या 10 वर्ष के भीतर आप हमें इतनी एक राशि जो है वो राजस्व के रूप में देंगे और तभी आपका इस पर मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। और वो ज़मींदार हो या साहूकार हो, वो फिर उन किसानों या खेतिहर मजदूरों से ज़बरदस्ती या किसी तरह के इन्फ्लुएंस में जाकर एक्सप्लोटेशन, अत्याचार करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाते थे और जिससे उनकी स्थितियां जो है वो और दयनीय बनती जाती थी। मैसिव डेप्ट, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब उनके रेवेन्यू, राजस्व ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा कर देना होगा, तो वो कर चुकाने के लिए जो है वो कर्ज लेते थे साहूकारों से। कर्ज लेने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी और जब कर्ज इत्याधिक बढ़ जाता था तो वो ज़मीन जो है वो हड़प लेते थे और इस तरह से जो किसान जो है वो अपने ही ज़मीन पर, आप कह सकते हैं कि एक तरह से किराएदार बनकर रह गए थे और ये नए लैंड सिस्टम, यानी कि जो नया भू राजस्व व्यवस्था है, उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अब कुछ मेजर रीजन, यानी कि बहुत से कुछ प्रमुख अलग अलग किसान आंदोलन हुए हैं। तो पहले बंगाल, फिर वेस्ट इंडिया में हुए हैं कई, और कुछ ऑल इंडिया लेवल पर और कुछ उत्तर प्रदेश के लेवल पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह, जिसके लिए नील दर्पण किताब भी लिखी गई थी दीनबंधु मित्रा द्वारा, ठीक है, जिसको नील विद्रोह भी कहते हैं। और ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मिदनापुर के आसपास हुआ था। फिर एक रंगपुर ढिंग हुआ था, पपना आंदोलन हुआ है। वेस्ट इंडिया में, पश्चिम भारत में डिक्कन राइट्स, यानी कि दक्कन के दंगे, बारडोली सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था इन्हीं बारडोली सत्याग्रह में। पंजाब में अमृतसर और लाहौर में अलग अलग मूवमेंट हो गए, अकाली दल हो गया, कीर्ति किसान सभा हो गए। बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकीर्तियान के नेतृत्व में बहुत सारी मूवमेंट चली, खास करके जो दरभंगा महाराज थे वहाँ के, उनके पॉलिसी और उनकी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। और अंततः जो है प्रोविंशियल, ठीक है, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1935 में। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि किसान सभा मूवमेंट अवध में होती है, इक्का मूवमेंट होता है। और दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह, मलाबार टेनेंसी एक्ट इत्यादि। और फिर चलकर ये ऑल इंडिया लेवल पर ये साबित होता है, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि 1936 में लखनऊ में इसका एक सेशन होता है, जिसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं स्वामी सहजानंद। और इसी को कांग्रेस समर्थन करने के लिए जो फैजपुर सेशन जो पहली बार गाँव में होता है, वह फैजपुर सेशन जलगांव के पास, उसका नेतृत्व किया जाता है और उसमें इस ऑल इंडिया किसान सभा की डिमांड को, मांगों को जो है वो अपने रेजोल्यूशन में जोड़ा जाता है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि अमिट कोविड-19 लॉकडाउन, यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन के समय से जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ रही है और वो कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उस पर आपको बताना है। और फिर नेसेसरी मेजर्स, यानी कौन से मुख्य कारण होने चाहिए जिससे कि वह कम हो। तो बैकग्राउंड क्या है कि भैया मार्च में 2020 से लॉकडाउन लगते हैं और उसके समय पे आप देखेंगे कि पेंडेंसी जो है वो 10.3% बढ़ चुकी है। और ये तो केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालयों में ये 20% से आसपास ज़्यादा बढ़ चुकी है पेंडेंसी, यानी कि जो लंबितता है
जब लॉकडाउन लगे थे तब 3.6 यानी 3.68 करोड़ 3,68,00,000 केसेस पेंडिंग थे कुल कोर्टों में। और जब दूसरा लेवल आप देखेंगे इसका मेजर किया गया तो ये हो गए 4.42 करोड़। और ये अनुमान लगाया जा रहा है बहुत से विशेषज्ञों द्वारा कि अगर इसे और देर तक बढ़ाया गया तो ये हो सकता है कि 5 करोड़ लंबित मामलों की एक पूरी संख्या बन जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको पता है कि 70% भारत जैसे देश में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बीइंग अंडर ट्रायल, यानी कि 70% से ऊपर लोग अंडर ट्रायल पॉपुलेशन में रहते हैं, यानी कि उन पर अभी तक विचाराधीन मामले हैं, उन पर अभी तक जो है वो फैसला आया ही नहीं। और इस तरह से अगर 5 करोड़ से अधिक मामले कोर्ट में लंबित पड़े रहेंगे तो ये ना तो न्यायपालिका के लिए अच्छा है, ना ही लोकतंत्र के लिए। ऑल ऑफ द मैटर्स जो अभी तक नहीं सुने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो फाइल भी नहीं हुए हैं, यानी जो पेंडिंग हैं। सोचिए जब ऑफिस खुलेगा, सेक्रेटरीट खुलेगा और मैटर्स फाइल होना शुरू होंगे तो ये 5 करोड़ के 5.5-6 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। और हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है, बहुत सी चीज़ें पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पार्टियों के डिफ़ॉल्ट पेमेंट हुए हैं, कुछ पेमेंट क्राइसिस हुए हैं, तो वो सारे जो आर्थिक केसेस हैं वो भी लगेंगे, उनकी भी संख्या बढ़ेगी और जिसके कारण बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। और जो प्रोडक्टिविटी हमारी जुडिशरी की वैसे भी कम है वो फर्दर और डिक्रीड होगी, और जो किसी न्याय व्यवस्था या फिर लोकतंत्र दोनों के लिए उचित नहीं है। अब देखेंगे कि पॉसिबल इसके सॉल्यूशन क्या है, संभावित समाधान क्या क्या है। तो इसको हम डिजिटल फंक्शनिंग के रूप में कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये डिजिटल फंक्शनिंग में केवल बेल और उससे रिलेटेड चीज़ों पर ही काम हो पाया है, लेकिन पूर्ण रूप से एक कंप्लीट हेयरिंग और कंप्लीट ट्रायल कभी नहीं हुआ। सिर्फ बेल और बेल रिलेटेड मुद्दे या इंटरिम नोटिस जैसे मुद्दे पर ही डिजिटल फंक्शनिंग काम कर रही है, जिसका अर्थ ये है कि जो निचले लेवल तक ग्रामीण स्तर पर डिजिटल रीच उतनी नहीं है, डिजिटल आउटरीच इतना ना होने के कारण जो कभी कभी डेट नहीं मिलती है, कभी आरोपी वहाँ जेल में नहीं पहुँच सकता है, इस तरह की जो डिपेंडेंसी होती हैं वहाँ पर हर तरह डिजिटल आउटरीच ना होने के कारण देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज इन द मैटर ऑफ डिजिटल पेंडेंसी, एंड दैट इज़ वाई डिजिटल फंक्शनिंग कुछ हद तक ही सही है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपको इसमें सही करना है और केसेस की पेंडेंसी कम करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो सबऑर्डिनेट, जो अधीनस्थ यानी कि नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उससे नीचे के जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जुडिशियल न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जुडिशियल संरचनाएँ हैं, उनको मजबूत करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, और यही सबसे बड़ा हमारे लिए उपयोगी काम है। डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वी नीड टू इंक्रीज एंड फर्दर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद दैट प्रोसीजरल रिवाम्पिंग। जो प्रोसीजर है लंबा प्रोसीजर जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं, उन प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करके उसकी ऑनलाइन फाइलिंग और मेंटेनिंग, जो कागज़ी काम होते हैं उसको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मेंटेनिंग किया जा सकता है। तो खास करके जो कागज़ी कामों में देरी होती है उस देरी को कम से कम किया जा सकता है, और राइटिंग और रीडिंग को प्रिंटिंग मोड पे शुरू किया जा सकता है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन हियरिंग पर जोर दिया जा सकता है, खास करके शहरी वाले क्षेत्रों में। और ज़्यादा से ज़्यादा वी नीड टू सब्सटेंशियली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल सर्विस, यानी कि IAS और IPS की संस्था के हिसाब से ही हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सरकार ने आते ही 2014 में लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या उस जैसी ही कोई संस्था की ज़रूरत है जो एक कम्प्लीटली सेंट्रल लेवल पर जुडिशरी को अपॉइंट करे और फ्री फिलमेंट बहुत सारे केसेस, बहुत सारे सीट जो पेंडिंग रहती है केवल इसलिए कि कॉलेजियम कोई मैटर को डिसाइड नहीं कर पाया है, एक कंप्लीट सबऑर्डिनेट और फिक्स प्रोसेस बनाया जा सके ताकि जुडिशियल जजेस को हर लेवल पर अपॉइंट किया जा सके और उसमें स्मूथ फंक्शनिंग हो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस बेस्ड अपॉइंटमेंट को बढ़ावा दिया जाए, खास करके निचले स्तर पर। और 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हो, दोनों की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम निचले इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना देंगे, वहाँ की डिजिटल हैंडेंसी और डिजिटल पेंडेंसी को कम करेंगे, तो ये सारे केसेस जो है मोस्टली आप देखेंगे कि 70% से ऊपर के केस निचले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर ही सॉल्व हो जाएंगे। ऊपर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल पॉलिसी और गवर्नमेंट रिलेटेड केसेस ही चलेंगे, जिससे कि डिजिटल पेंडेंसी काफ़ी हद तक कम होगी, और इसीलिए इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा अगला वीडियो। आगे की वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।